रखते हैं यार, इसको भूल गया, पढ़ाना छोड़ दिया, मोबाइल रखना ही भूल गया। चलो हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे थे ना। इसमें कुछ याद है कहाँ तक पढ़ाया था? चल झूठा नहीं, मुझे लगा मैं खत्म कर दिया। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि एलोट्रॉप्स वगैरह सल्फर के बता दिया था हमने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। डाई ऑक्सीजन शायद हो गया था, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन है ना, हुआ था यार। एलोट्रॉप वगैरह अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, मैंने बोला था कि पक्का। क्या लास्ट किया था फिर? डाई ओजोन वगैरह नहीं पढ़ाया था? ओजोन का मेथड नहीं है, इंट्रोडक्शन हुआ था। अच्छा, केमिकल सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करना होगा ना। डाई ऑक्सीजन रिएक्टिविटी वगैरह करा दिया था मैंने, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब कराया था। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सब स्टार्ट करना है। इसमें डाई ऑक्सीजन पहला कंपाउंड है। चलो देखो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन, इसमें स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की अपने को दो कंपाउंड पढ़ने हैं, एक O2 और एक O3, ठीक है। एक डाई ऑक्सीजन और एक ओजोन, ये दो कंपाउंड कवर करने हैं आपको। तो सबसे पहला कंपाउंड हम देखते हैं डाई ऑक्सीजन, यानी हम बात करने चल रहे हैं ऑक्सीजन O2 की। कैसे बनाते हैं पहले ये देखते हैं। हाँ, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं इनका। इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अगर हम एल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं, उसमें भी केवल कौन? लिथियम, ठीक है। अगर से मेटल नाइट्रेट है MnO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है आपका M2O मेटल ऑक्साइड प्लस एक ब्राउन कलर की गैस, साथ में एक कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस O2 बनता है, ठीक है। मेटल नाइट्रेट। अब ये मेटल नाइट्रेट यहाँ पे केवल ये जो मेटल है ना, ये केवल कौन सा है? लिथियम। लिथियम एल्कली मेटल में लिथियम कुछ इस तरह से टूटता है, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, NO2 गैस प्लस O2 गैस। लेकिन बाकी जो एल्कली मेटल के नाइट्रेट होते हैं, अगर मैं उनको एक साथ लिखूं, यानी MnO3। अब यहाँ पे जो ये है M, कौन कौन से है आपका? ये आपका ले लीजिए आप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बाकी के सारे एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है। उसको भी जब आप हीट करोगे तो वो भी टूटेगा, बट वो कैसे टूटता है? मेटल ऑक्साइड में, मेटल नाइट्राइट में टूटता है। मेटल नाइट्रेट किसमें जाता है हीट करने पर? मेटल नाइट्राइट, साथ में देता है ऑक्सीजन गैस। तो अपन तो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल्कली मेटल के नाइट्रेट की हीटिंग के दो फॉर्म है। लिथियम नाइट्रेट एक्सेप्शन है, क्योंकि एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा तो उसका पहला एलिमेंट है। तो लिथियम नाइट्रेट जब हीट करते हो तो क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस। O2 गैस बन गया। लेकिन बाकी अगर लिथियम को छोड़ के बाकी किसी भी एल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड ना बन के क्या बनता है? मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बना, दोनों जगह पे ऑक्सीजन गैस। और हीटिंग का फॉर्मेट देख रहे हैं, लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे, लिथियम ऑक्साइड भी बना, यानी Li2O बना। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बना। सोडियम नाइट्राइट हो गए, यहाँ सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो सोडियम नाइट्राइट प्लस O2। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करोगे, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2।
समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हुआ पहला क्या, एल्कली मेटल नाइट्रेट की हीटिंग से ऑक्सीजन गैस कैसे मिलती है। लिथियम नाइट्रेट एक्सेप्शन है, उसको हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। बाकी जितने भी एल्कली मेटल नाइट्रेट है उनको हीट करने पर मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूटते हैं। ठीक है, सेकंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल को जब हम हीट करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इनको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे आराम से बनता है क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड प्लस आपका NO2 गैस प्लस आपका O2 गैस, जस्ट लाइक देखो लिथियम वाला फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ कोई मेटल नाइट्राइट नहीं होता, तो यहाँ पे M क्या है, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, सबकी हीटिंग का एक ही फॉर्म है, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये दो चीजें समझ में आया। एल्कली मेटल नाइट्रेट की हीटिंग का क्या फॉर्मेट है और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये पहला हुआ आपका नाइट्रेट की हीटिंग। उसके बाद डाइऑक्सिन बनाने का ये हो गया पहला तरीका, एल्कली मेटल नाइट्रेट। दूसरा तरीका है, आपने कई बार मूल कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम किया होगा कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये टूटता है KCl और ऑक्सीजन गैस। और कंसेप्ट बड़े सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किया। KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो इसमें KCl बैलेंसिंग नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो 2KClO3 2KCl + 3O2। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं लिखा। तो KClO3 को हीट करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर क्या बनता है, KCl और ऑक्सीजन गैस। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये, मोल कंसेप्ट में इसके बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा क्या, देखो मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये तो क्या है, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट है। नाइट्रेट्स हो गए, क्लोरेट्स हो गए, परमैंगनेट्स हो गए, डाइक्रोमेट्स हो गए, ये सब सॉल्ट कैसे होते हैं, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट होते हैं। जब इनको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तीसरा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर ये ब्लॉक पड़ा नहीं, अभी भी अभी नहीं पड़ा, ये ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या चल रहा है अभी सेकंड पे, बिना DNA ब्लॉक पड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन कंपाउंड। चल, पर्पल कलर का होता है, फिर पूछना बेकार है। पर इसको जब आप हीट करेंगे ना तो पहले ये ग्रीन कलर के कंपाउंड में चेंज होता है K2MnO4, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, साथ में एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है MnO2, साथ में एक कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस ऑक्सीजन। ठीक है, तो पर्पल कलर इसमें चेंज हुआ, पहले ग्रीन कलर, ये ब्राउन, ये कलरलेस। समझ में आ रहा है क्या, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करने पर क्या होता है, पहले बनता है पोटेशियम मैग्नेट, फिर MnO2 ब्राउन कलर का, फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे K2Cr2O7, ये कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर कंपाउंड होता है, ऑरेंज रेड कलर का। ये भी सब ऑक्सीजन रिच सॉल्ट है, इनको मैं हीट कर रहा हूँ। इनको जब हीट करूंगा तो बनता है आपका Cr2O3, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड, प्लस आपका क्या, ऑक्सीजन गैस, प्लस एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड, यह है पोटेशियम क्रोमेट, यह है येलो कलर का कंपाउंड, Cr2O3 ग्रीन कलर का, और ये कलरलेस गैस ऑक्सीजन रिलीज होती है। सब डी ब्लॉक की रिएक्शन है तुम्हारी। ठीक है, तो K2Cr2 से क्या, दोनों की हीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें समझ में आई, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जो मैं कलर लिख रहा हूँ सब याद कर लो। अगला देखो, पांचवा, जब हम रेड लेड को हीट करते हैं, इसका नाम क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड ना, रेड लेड इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड, क्योंकि इसके दो ऑक्साइड के मिलने से बनता है 2PbO + PbO2, इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ही मिक्स्ड ऑक्साइड सिलेबस में है, Fe3O4 और Pb3O4। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसका नाम है रेड लेड, या इसी को बोलते हैं मिनियम, या इसी को बोलते हैं सिंदूर। ठीक है, सिंदूर का फॉर्मूला है, समझ आ रहा है ना। चलिए
ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, PbO और PbO2 से मिलकर बनता है। इसको जब आप हीट करते हो Pb3O4 को, ये भी टूट जाता है PbO प्लस O2 में, और PbO इज ऑल्सो कॉल्ड लिथार्ज, इसको लिथार्ज भी बोला जाता है, PbO को लिथार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर Pb3O4 को भी हीट करोगे तो क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अगला जो है अपने पास H2O2, ये सब जानते ही हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, H2O प्लस O2 गैस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करने पर वाटर और ऑक्सीजन बनती है, सब जानते हो। ठीक है, अगला जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के ऑक्साइड को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को हीट करने पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस। तो जो भी हाइड्रोजन के नीचे है वही लो रिएक्टिव होंगे, क्योंकि ऊपर वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं। टॉप टू बॉटम चलने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिनका एसआरपी कम होता है, क्योंकि आप मेटल की बातें कर रहे हो, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, और टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बढ़ता है, एसआरपी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है ना मेटल की, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है टॉप टू बॉटम चलने पर। कुछ बात समझ पा रहे हो क्या? तो इसका मतलब जो भी जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे वो मेटल क्या हो जाते हैं, कम रिएक्टिव होते चले जाते हैं। तो अगर हम सिल्वर के ऑक्साइड Ag2O और HgO जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उनके ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है आपका क्या, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, लो रिएक्टिव मेटल को हीट करने पर क्या मिलता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। आठवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि घर भर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीजन। ठीक है, आठवां इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। देखो एसिडिक वाटर यानी कुल मिला के वाटर ही अपने पास। बताओ अगर मेरे पास वाटर है, मैं बोलूं H2O है, तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। एसिडिक वाटर यानी ये इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा एसिडिक मीडियम में करूंगा, तो सीधे सीधे बोलो कि अगर मैं बोलूं एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन और कैथोड पे पहुंचते हैं कैट आयंस, बराबर ना। ये पहुंचेगा कैथोड पे, क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं 4H प्लस by giving 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2H2, बराबर है कि नहीं? ठीक है, और एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो 4OH माइनस। 4 कहां से आ रहा है, इसको बाद बैलेंसिंग कर लेना ना यार। ठीक है, 4OH माइनस क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है आपका बताइए, 4OH से क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस O2 प्लस O2। कैसे देखो, OH 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 OH, एक वाटर ये बन गया, एक वाटर ये बन गया, O और O2। बात समझा ना? तो ध्यान रखते कि ऐसा नहीं सर 4 ही याद करूं क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम नॉर्मल भी ले लो, देखो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बनेगा, H नाम की कोई चीज होती है क्या? तो आप या तो कर सकते 2H प्लस बाय गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2, और फिर आपका 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, केवल 2OH। 2OH से भी एक वाटर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन एटम बचेगा, एक ऑक्सीजन एटम का मतलब आधा मॉलिक्यूल होता है। समझ पा रहे हो? जैसा मतलब ये वाला एनसीईआरटी में ऐसा लिखा जाता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। तो ये हुए कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, डाई ऑक्सीजन। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए फटाफट इसको। डाई ऑक्सीजन का क्या है, पहले ऑक्सीजन रिच सॉल्ट की हीटिंग करने से क्या बनता है आपका, डाई ऑक्सीजन, बराबर। तो मेटल नाइट्रेट, जितने भी मेटल, एल्कली मेटल नाइट्रेट में अगर लिथियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड NO2 गैस प्लस O2 गैस। बाकी एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल नाइट्राइड और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। ठीक है, बाकी और अगले क्या है आपके पास, KClO3 को हीट कर KCl प्लस O2। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर क्या मिलता है आपका, पर्पल कलर का कंपाउंड चेंज होता है, ग्रीन कलर के पोटेशियम मैग्नेट में ब्राउन कलर का MnO2 और कलरलेस गैस O2। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है, उसको हीट करने पर पहले येलो कलर का K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट मिलता है,
एक ग्रीन कलर का कंपाउंड Cr2O3 प्लस एक कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। रेड लेड सिंदूर को हीट करने पर क्या मिलता है, लिथार्ज प्लस O2, ठीक है। अगला H2O2 का थर्मल डिकम्पोजिशन O2 देता ही देता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनके ऑक्साइड को हीट करने पर मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर से ऑक्सीजन गैस मिलती है। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन मिली कहां पे, एनोड पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जरा O2 की केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट्स तो आएगा, तुमको सब मिल चुका होगा। ऑक्सीजन नहीं मिला है, चलो निकाल के देता हूँ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब एक साथ। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। देखो सिलेक्टेड 5-6 प्रॉपर्टी उसको एक साथ कवर कर देते हैं। यहां मैंने लिखा O2, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ एक फ्रेम में कवर करता हूं। ऑक्सीजन जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है जिंक ऑक्साइड बनाएगा, कोई बहुत बड़ी रिएक्शन तो इतनी नहीं, जिंक प्लस O2ZnO। ऑक्सीजन जब जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, याद करो ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन होता है, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। जिंक अपना ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर अपना ऑक्साइड बना लेगा, ZnO प्लस SO2 गैस, बराबर। रोस्टिंग वाली रिएक्शन हो गई है। अगर इसका रिएक्शन मैं करा दूं मीथेन के साथ, कोई भी हाइड्रोकार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है। जितने कार्बन है उतने CO2 बन जाते हैं, 4 हाइड्रोजन से 2 वाटर पॉसिबल होते हैं। ये तो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन, ठीक है। अगला अगर O2 का रिएक्शन में Al से कराऊं, सबको याद होगा क्या बनेगा, Al2O3, बराबर ना। O2 का रिएक्शन अगर मैं सिल्वर से कराऊं, इसका ऑक्साइड बन जाएगा Ag2, और याद करो अभी इसको हीट करके मैंने ऑक्सीजन गैस बनाया था, ठीक है। अगर इसका मैं लेड के साथ रिएक्शन कराऊं तो लेड के ऑक्साइड बनेंगे कौन कौन से, PbO भी बन सकता है, PbO2 भी बन सकता है, इवन Pb3O4 भी बन सकता है, सारे ऑक्साइड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी सारी एक ही फ्रेम में रिएक्शन कवर कर दिया। ऑक्सीजन की इतनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन ध्यान रखना। अब दूसरा कंपाउंड आता है, ऑक्सीजन के बारे में पता है आपको ना, कि पैरामैग्नेटिक गैस होती है और कलरलेस गैस होती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है O2 का, 2, जबकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है, 2, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा कंपाउंड है इसी ऑक्सीजन का, वो है ओजोन, O3 को कवर करता है। सेकंड कंपाउंड जो अपने को कवर करना है वो है आपका डाइऑक्सीजन में O3 यानी ओजोन। सबसे पहले देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे, ओजोन को बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं तो ओजोन बनता है, ठीक है। यानी हमने ले लिया क्या, ऑक्सीजन गैस, इसको हमने इस पे क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास करते हैं तो क्या बनता है, ओजोन। यानी ऑक्सीजन गैस से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो क्या बनता है, ओजोन, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लो ओजोन की। पहला क्या है, जो प्योर ओजोन होता है ना, प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, ठीक है। प्योर ओजोन होती है हल्के नीले कलर की, क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। डार्क ब्लू लिक्विड, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड,
सब में इनका कलर लिखा, वायलेट ब्लैक, सॉरी अगर ओजोन प्योर है, अगर वो गैसियस फॉर्म में तो उसका कलर होता है हल्का नीला, लिक्विड में डार्क ब्लू, और सॉलिड है तो वायलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होता है वो, ठीक है। सेकंड, इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा ओजोन का। अपने को पता है ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, याद करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर। बट अपने को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं कोवैलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, एक तरह कोवैलेंट बॉन्ड है। और याद करो ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1 का होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाने के फेमस है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमेशा क्या होते हैं आपके, उन पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अगर जितना बना सकता है उससे कम बनाता है फॉर्मल चार्ज -1, और जितना बना सकता है उससे एक ज्यादा बना दिया फॉर्मल चार्ज +1 का होता है। तो अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया, बनाना कितना चाहिए था, 2, रिक्वायर्ड से कम बनाया जिसपे फॉर्मल चार्ज -1, यहाँ रिक्वायर्ड से एक ज्यादा बनाया है तो +1, यहाँ जितना बना सकता है उतना बनाया है तो 0, इसका हो गया फॉर्मल चार्ज। अब देखिए यहाँ क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या, यस, निगेटिव सिंगल डबल है ना कॉन्जुगेशन यहाँ पे। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, बराबर ना। ये नेगेटिव 1 2 3, 1 से 3 पे आएगा, और 1 से 3 का बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ डबल था यहाँ सिंगल कर दिया, यहाँ सिंगल था यहाँ डबल था, बात समझा। ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा मैं, ओ ओ और ओ, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा हूँ, इधर भी डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिखा रहा हूँ ऐसे डबल बॉन्ड। अब आप देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ पे था, एक बार निगेटिव यहाँ है, यहाँ कहीं भी निगेटिव नहीं आया, बराबर, तो निगेटिव यहाँ आया तो डेल्टा निगेटिव, निगेटिव यहाँ था डेल्टा निगेटिव, और यहाँ क्या है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रख दिया हमने डेल्टा पॉजिटिव, ये इसका क्या हो गया हाइब्रिड हो गया। अच्छा अब यहाँ पूछेंगे जरा ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड है, यहाँ कितना दिख रहा है 2, यहाँ कितना दिख रहा है 1, तो पक्का देखो, अब क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में क्या होता है सिंगल बॉन्ड कंटेन्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड एक्वायर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। जब भी रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे, क्योंकि ना तो ऑप्शन तुम 1 मार सकते हो, ना तो ऑप्शन तुम 2 मार सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ी देर बाद यही जो तुमको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, तो तुमको डबल दिख रहा है, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, बराबर। तो बॉन्ड ऑर्डर जब रेजोनेंस होता है कैसे निकालते हैं, आप अगर इधर का बॉन्ड पकड़ रहे हो, ये वाला बॉन्ड, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी इधर वाला ही बॉन्ड पकड़ो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 और 3, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं 2, तो 3/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है इसका। तो ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। तुम अगर ये वाला बॉन्ड पकड़ रहे हो उधर भी वो वाला बॉन्ड पकड़ो, फिर भी देखो 1 2 3 बॉन्ड और कितने आरएस बने हैं 2, 3/2 यानी 1.5, तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ये भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5। अगला पूछते हैं बॉन्ड लेंथ, बोलेंगे ये x है ये y है, तो ओजोन में बॉन्ड लेंथ बताओ x = y, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल, अगले ही क्षण यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है बराबर, जब भी रेजोनेंस होता है बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ x = बॉन्ड लेंथ ऑफ y, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अगला O2 और O3 का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करवा लो। O2 का याद करो अभी बताया था, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो क्या था 2, और O3 का हमने बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया 1.5। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब O2 इज स्ट्रॉन्गर देन ओजोन, ठीक है। इसका मतलब क्या कि O2 क्या है स्ट्रॉन्ग है, O2 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉन्ड क्या है ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है, दो एटम के बीच बॉन्ड कम है, इसका मतलब इसको तोड़ना आसान है। कैसे भी क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते बॉन्ड ऑर्डर से। बात समझ में आ रहा है ना, तो हमने बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सब कंपेयर करवा दिया ओजोन का, ठीक। आइए आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ओजोन। अब बात कर लेते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन,
देखिए ओजोन की केमिकल देखा मेन क्या होता है, अपन ने अभी ये सीख लिया कि ओजोन अनस्टेबल है, बराबर ना, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये तुरंत टूटेगा स्टेबल कंपाउंड O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए ये अनस्टेबल है, इससे तुरंत टूट गया, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, अनस्टेबल तुरंत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज होगा ग्रेटर देन 0 होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। भाई क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना अपने आप, क्योंकि O2 O3 क्या है, अनस्टेबल है, ये तुरंत स्टेबलाइज होने के लिए O2 और O में अपने आप उठ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा नेगेटिव। क्यों, आपको बताया था कि अगर नेचर में वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और इस रिएक्शन का क्योंकि अपने आप हो रही है तो गिव्स एनर्जी लेस देन 0, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा कि ओजोन हमेशा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को ओजोन दूसरे को देके दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देगा, इसीलिए ओजोन क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन की मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है, क्योंकि अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज होने के लिए O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन को लेके क्या होता है, दूसरा कोई ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये खुद को O2 में क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो अब देखिए इनकी केमिकल रिएक्शन को, ओजोन जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, NO के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इस O को लेके ये क्या बन जाएगा, NO2 प्लस ये O2, खत्म रिएक्शन। नेसेंट ऑक्सीजन को लेके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, NO को NO2 में, ठीक है, और खुद किस में रिड्यूस हो गया, पास में आ रहा है, यानी यही ये O2 सब जगह बनेगा। अब यही जो करना है ये करेंगे। अगला रिएक्शन, जब इसका रिएक्शन होता है SO2 से, ये SO2 को SO3 में कर देता है, ये इसको ले लीजिएगा SO3, ठीक है, और खुद क्या बन जाएगा, O2। आसान लग रही रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगला PB, अब PB को किस वजह है, ये को लेके ये क्या बन जाएगा, PBO, और खुद ऑक्सीजन में चला जाएगा। O2 देखो फिक्स है हर जगह, ठीक, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइज करवा रहा है बस। अगला देखिए इसका रिएक्शन KI से KI के साथ, तो अपने को पता है KI को ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, KI को किसमें करेगा, आयोडीन में, साथ में यहाँ वाटर लिया जाता है, तो KI को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में, कैसे, KI में आयोडीन -1 और यहाँ क्या 0, ठीक है, और O2 तो आपका बनना ही बनना था, KI को आयोडीन में, O2 फिक्स था। अब क्या बचा, ये K और ये वाटर मिलके क्या बना देते हैं, KOH, ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। KI को ऑक्सीडाइज किया आयोडीन में, बना बचा क्या यहाँ पे K इस पानी के साथ रिएक्शन करे KOH, बाकी O2 तो बनना ही, ओजोन की रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या। अगला देखिए, अगली इसकी प्रॉपर्टी है PbS, लेड सल्फाइड, तो अब लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा ये, तो PbSO4, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन गैस में। इतनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ओजोन की, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है। O3 अपने आप टूटता है O2 और O में, क्योंकि अनस्टेबल क्या है आपकी ओजोन, अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन स्टेबल होता है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन को दे देके सबको ऑक्सीडाइज को, आपका NO को NO2 कर दिया, SO2 को SO3 कर दिया, PB को PBO बना दिया इसने, KI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया, और लेड सल्फाइड किसी मेटल सल्फाइड को मेटल सल्फेट में, आप खुद समझ के ना, यहाँ सल्फर -2 है, यहाँ सल्फर +6 है, वन ऑक्सीडेशन, बात समझ में आ रहा है क्या। तो मेटल सल्फाइड को मेटल सल्फेट में क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ये हुआ सारी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ओजोन। अब आता है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, मतलब ये खत्म हो गया आपका ऑक्सीजन, अब सल्फर पे आएंगे। प्रॉपर्टी करा देंगे, ओजोन की किसी प्रॉपर्टी दी है क्या, हाँ बुक में कुछ खुद से पढ़ लेना, तो नहीं पढ़ा खुद भी पढ़ लें, ठीक है, इसी बहाने कुछ तो पढ़ोगे बुक खोल के। चलिए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे तो अपना बुक पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, राजेश तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर,
देखो सल्फर के मोस्टली दो फेमस एलोट्रॉप होते हैं, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोम्बिक सल्फर को ही अल्फा सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को ही बीटा सल्फर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है आपका वो है अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय इवोपोरेटिंग, बात मत करो, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये बनाने का तरीका है, इट इज फॉर्म्ड बाय इवोपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर, दोनों के दोनों S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, S8। और अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, बीटा सल्फर। ध्यान रखना अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर, और इसका कलर होता है येलो कलर का, रोम्बिक सल्फर ही बोलते हैं, और कैसा होता है? येलो कलर। बीटा सल्फर को हम मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं, इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली मोनोक्लिनिक होती है, सबने पढ़ा है रोम्बिक क्या है, मोनोक्लिनिक सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर ही बोलते हैं, और ये कलरलेस होता है। बीटा सल्फर कैसा होता है? कलरलेस होता है। अल्फा और बीटा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, बट वो टेम्परेचर आपको याद करना है 96 डिग्री सेल्सियस पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। 96, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे टेम्परेचर रखोगे तो अल्फा मिलेगा, इसके ऊपर चले जाओगे तो बीटा मिलेगा, और इस टेम्परेचर पे दोनों मिलेंगे। ये पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे अल्फा और बीटा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, 96 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मैं सिर्फ डिग्री सेल्सियस बता रहा हूँ, केल्विन तो कर लोगे ना, ठीक, 273 जोड़ दे। ठीक है, हाँ। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे अल्फा और बीटा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं यानी एट 96 डिग्री सेल्सियस बोथ आर स्टेबल, दोनों फॉर्म स्टेबल होते हैं और दोनों एक साथ एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन 96 डिग्री सेल्सियस देन अल्फा इज स्टेबल, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 96 डिग्री सेल्सियस देन बीटा इज स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इनके क्या इलेक्ट्रॉन, और भी बातें हैं इनके इलेक्ट्रॉन के बारे में, और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लास्ट में कवर करूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, दो मेजर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, बीटा को मोनोक्लिनिक बोलते हैं। रोम्बिक का कलर होता है येलो और बीटा होता है कलरलेस। अल्फा और बीटा सल्फर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और ये 96 डिग्री सेल्सियस पे दोनों फॉर्म एक साथ स्टेबल होते हैं। ठीक है, 96 पे दोनों मिलते हैं एक साथ। 96 से कम टेम्परेचर लोगे तो अल्फा फॉर्म स्टेबल होगा, और 96 के ऊपर बीटा फॉर्म स्टेबल होता है, और ये टेम्परेचर ही पूछा जाता है आपसे, किस टेम्परेचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर पे। स्ट्रक्चर और अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्राउन रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, लास्ट में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कवर। चलिए अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। क्या हो रहा है? बात मत करो भाई। हाँ? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी SO2 का। चलिए इसका सबसे पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाते हैं। तो पहला तो बड़ा आसान रिएक्शन है, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2।
बराबर। और हमको यहाँ पे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग जब SO3 बनता है तब बैलेंसिंग करना होता है, ठीक है। सेकंड, जब हम आयरन यहाँ लैब मेथड देखो, इस लैब में कैसे बनाते हैं SO2 को। लैब मेथड, लैब में कोई भी आप सल्फाइड सॉल्ट ले लीजिए। सल्फाइड क्या होता है, SO3-2। अब आप सोडियम सल्फाइड ले सकते हैं यहाँ पे, Na2SO3, पोटेशियम सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड ले सकते हैं। अगर किसी भी सल्फाइड सॉल्ट का आप एसिडिफिकेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2H+ आ जाए, H2SO4 लेंगे सीधा सीधा, तो क्या बनता है आपका H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, और ये अनस्टेबल एसिड होता है, हीट करने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, ठीक है। यानी कोई भी सल्फाइड सॉल्ट ले लीजिए आप, यहाँ पे Na2SO3 ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये अनस्टेबल एसिड जस्ट लाइक कार्बोनिक एसिड, वो भी अनस्टेबल है ना, H2CO3, ठीक है। और तुरंत हीट करने पर क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की करती है। लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की। लाइम वाटर को दो ही गैस मिल्की करती है, एक पढ़ाया था हमने CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लाइम वाटर को मिल्की करती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एक्सेस ऑफ CO2 वाटर डालने पर मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती थी क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता था। वैसे ही SO2 को भी अगर आप लाइम वाटर में पास करोगे तो कैल्शियम सल्फाइड बनने के कारण से क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस आएगी, ठीक है। और जैसे एक्सेस ऑफ SO2 वाटर पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाता है। अभी आगे लिखा दूंगा। तो ये समझ में आया पहले लैब मेथड आपका। तीसरा, थर्ड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। आयरन पायराइड की कर देते हैं रोस्टिंग। इंडस्ट्री में SO2 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयरन पायराइड, इसका फॉर्मूला होता है FeS2, इसकी हम कर देते हैं रोस्टिंग, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो आयरन अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेता है और सल्फर ऑक्सीडाइज होके SO2, ठीक है। ये रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइड इंडस्ट्रियल तरीका है क्या, SO2 को बनाने का, आयरन पायराइड की रोस्टिंग, आयरन पायराइड, ठीक है। चौथा, अगर कॉपर का रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी करेंगे तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। यहाँ से चारों की चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है SO2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। S+O2 इसको टेंशन नहीं लेना। लैब मेथड में क्या, कोई भी सल्फाइड सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड, और वो अनस्टेबल एसिड होता है, हीट करने पर SO2 गैस और H2O में टूट जाता है। इंडस्ट्रियल तरीका क्या है, आयरन पायराइड की रोस्टिंग से कौन सी गैस बनती है, SO2 गैस। कॉपर का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2। ध्यान रखना यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हुई, यही हाइड्रोजन के ऊपर होता जो एलिमेंट ना, जिंक आता, अगर जिंक प्लस H2SO4 तो जिंक सल्फेट प्लस H2 निकलता। इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, हल्के मत लेना इसको, ठीक है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल होते हैं जब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो H2 के फॉर्म में डिस्प्लेस करते हैं। कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पहली बात देखो डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन नहीं कर पाया, उसको चाहिए कंसंट्रेटेड, और उसमें भी H2 नहीं डिस्प्लेस हुआ, SO2 प्लस वाटर, ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो गए आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2। अब आता है इनकी प्रॉपर्टी, देख लो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। सबसे पहला, ये कलरलेस गैस है। दूसरा, पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। तीसरा, वाटर में सॉल्युबल गैस है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और चौथा, लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखिए। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ये समझना है अपने, फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमें लिख दिया इनकी।
अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। पंजेंट ऑर्डर याद करना अमोनिया का, ठीक है, यहाँ SO2 का भी, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछे। केमिकल रिएक्शन ऑफ SO2, केमिकल रिएक्शन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन। चलो देखो एक फ्रेम में खत्म करते हैं इसको। SO2 एक्चुअली यहाँ पे सल्फर जो है ना वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर का जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2 और हाईएस्ट होता है +6। तो जब कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो अगर सल्फर +6 होता तो अब वो लूज कर ही नहीं सकता ना, और काफी +6 की है, तो अब क्या कर सकता है, गेन करके नीचे आ सकता है। तो कोई भी एलिमेंट जब अपने हाईएस्ट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर सल्फर +6 होता तो अब +7 तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बट गेन करके नीचे तो आ सकता है ना। इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो अपने लोवेस्ट में होता है कोई भी एलिमेंट तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब सल्फर अगर -2 में है, ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, अब वो -3 नहीं हो सकता, तो सीधा इलेक्ट्रॉन सल्फर गेन नहीं कर सकता। अरे उसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने गेन करेगा, 2 ही तो गेन करेगा ना, इसलिए मैक्स टू मैक्स 2 ही गेन कर सकता है। लेकिन +4 क्या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है SO2 की, बीच में ना तो हाईएस्ट है ना तो लोएस्ट है। इसका मतलब अभी ये +5 +6 ऊपर जा सकता है, यस, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या नीचे भी आ सकता है +3 +2, यानी जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होते हैं। इसका मतलब SO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ में आ गया? आइए अब इनकी केमिकल रिएक्शन कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्शन में Fe+3 से करा रहा हूं। अब देखो बेटा, मैं Fe+3 लिख रहा हूं, अब हो सकता है तुम्हें वहां एग्जाम में Fe+3 ना मिले, बोले व्हाट हैपन व्हेन फेरिक सल्फेट रिएक्ट विद SO2। मैं Fe+3 लिख रहा हूं, अब यहाँ पे मैं फेरिक सल्फेट बोला, वो फेरिक क्लोराइड दे दे FeCl3, वहां Fe+3 है, वहां दिमाग लगाना, ये मतलब नोट्स में नहीं था, नोट्स में सब कुछ है, तुम कितनी खोपड़ी वहां लगा रहे हो बैठ के, ठीक है। अब फेरिक क्लोराइड दे दिया FeCl3 यानी Fe+3 हुआ ना, ठीक है। फेरिक सल्फेट दे दिया तो वहां पे Fe+3 है, यानी यही रिएक्शन कवर होगी, ठीक है। तो अब खुद बताओ आयरन +3 है, तो अब आपको पता है आयरन +3 है तो ये ऊपर तो नहीं जाएगा +4 +6 में, ये नीचे आना चाहेगा, फेरिक फेरस में आता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, SO2 इसको फेरस में कन्वर्ट करेगा, यानी इसका कर दिया रिडक्शन, इसका कर दिया क्या, रिडक्शन। यहाँ किस तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करिए। अब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट, और सल्फर +4 और सल्फेट में सल्फर क्या होता है +6, क्या होता है +6। भाई आप समझो ना, +3 को +2, यानी इसका किया रिडक्शन, जो किसी दूसरे का रिडक्शन करा तो उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको करते हैं रिड्यूस, और खुद होते हैं ऑक्सीडाइज। तो जब भी SO2 क्या किस तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फेरिक को अब ये पढ़ा रहा हूं, अब आपसे ये पूछ लेगा कि SO2 प्लस फेरिक क्लोराइड, बताइए FeCl3 क्या बनेगा। तो अब आपको याद होना चाहिए कि FeCl3 में आयरन क्या है +3, इसका मतलब ये बनेगा फेरस क्लोराइड, हो गया। मतलब यहां से वो चीज समझ लेना आराम से, Fe+ लिख दिया, फेरिक क्लोराइड भी दे सकता है, फेरिक सल्फेट भी दे सकता है, उसको फेरस वाले कंपाउंड में चेंज कर देना। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अगली रिएक्शन, अगर SO2 का हम रिएक्शन कराएं O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 में, यानी SO3 में। बात समझा क्या? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी जब हम पढ़ेंगे, आपका क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पता नहीं कितनी बार ये बातें पूछी गई है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या होता है। कॉन्टैक्ट दो प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है, जैसे अभी इसके बाद आने वाला, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस, दो प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है।
तो कांटेक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट होता है V2O5 और लेड चैम्बर का होता है नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 जब ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तो बनता है SO3 और ये स्टेप इन्वॉल्व होती है कांटेक्ट प्रोसेस में, कांटेक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 हम आगे कवर करेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इसमें यूज होता है, ठीक है। ओके, अगला रिएक्शन SO2 जब H2S के साथ रिएक्शन करो, कुछ चीजें दिमाग लगाया करो। H2S के साथ रिएक्शन करेगा, ज्यादा रट्टा मत मारो। H2S में सल्फर है -2, आप दिमाग लगाओ, मतलब SO2 खुद डिसाइड करेगा हम तुम्हारा क्या करने वाले हैं। यहाँ देखा क्या है -2, सल्फर का लोवेस्ट ही -2 होता है, यानी अब SO2 इसको इससे लोवेस्ट में तो नहीं भेज सकता कि सर -3 कर दे, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है। इसका मतलब अब इसको क्या करेगा, -2 से आगे ही बढ़ा सकता है वो, क्योंकि सल्फर की लोवेस्ट ही क्या होती है -2, यानी अब इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, अब मजबूरी में इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। और आपको पता सल्फर के +1 वाला कोई कंपाउंड ही नहीं होता, और सल्फर के +2 वाला कंपाउंड क्या खुद सल्फर ही तो होता है, सल्फर 0। इसलिए क्या होगा H2S हमेशा को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में, ठीक है, H प्लस H2O, ठीक है। इसमें अब आप खुद देखिए इसको ऑक्सीडाइज किया क्या -2 से 0, ठीक है, और खुद भी रिड्यूस हुआ सल्फर में ही, कैसे जरा समझो, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, यानी H2S को क्या कर दिया ऑक्सीडाइज, खुद होगा रिड्यूस, रिड्यूस कब होगा जब +4 से कम हो, +4 से 0। तो समझ में आ रहा है, कुछ डिसप्रपोर्शनेशन वाली खुशबू आ रही है क्या, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। देखिए बात समझा ना। तो यहाँ पे आप देखिए सल्फर क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने सल्फेट क्यों नहीं बनाया, सल्फेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा H2S किसमें गया, सल्फर में, -2 से 0, यानी इसका कर दिया ऑक्सीडेशन और खुद होना है इनको रिड्यूस, +4 से 0, यानी रिड्यूस भी सल्फर में हुए हैं यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। H2S को सल्फर, और आपको ये मैंने कई बार बताया कि H2S हमेशा ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में। इसका इस रिएक्शन में बताइए SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, इस रिएक्शन में SO2 किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है, -2 से 0 लेके आ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन, कुछ समझ में आ रहा है, दोनों तरफ बिहेव करेगा ना। ये रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन हो गई। अगला देखिए, अगर SO2 जो है ना वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब मैं आपसे बोलूं NaOH से अच्छा मैं क्या पे कर देता हूं, क्या लाइम वाटर ले लेता हूं, लाइम वाटर CaOH वोल्ट वाइज, ये क्या हो गया आपका लाइम वाटर। हमने बताया था कि ये भी लाइम वाटर को मिल्की करता है, कैसी रिएक्शन होगी याद करो, अगर तुम्हें CO2 वाली रिएक्शन हो, CO2 जब लाइम वाटर में पास की जाती है तो लाइम वाटर मिल्की होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाता है जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर SO2 लाइम वाटर में तुम डालोगे लाइम वाटर तो बनेगा कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फाइड, इसके कारण मिल्कीनेस आती है कैल्शियम सल्फाइड। CO2 के कारण किसके लिए मिल्कीनेस आती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल। अब अगर मैं इसी में एक्सेस ऑफ SO2 वाटर पास कर दूं, एक्सेस ऑफ SO2 वाटर पास कर दूं तो ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइसल्फाइड। CaHSO3 कैल्शियम पे +2 होता है और बाइसल्फाइड में भी क्या होगा आपका, इसको वोल्ट वाइज लेना पड़ेगा क्योंकि -2, तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, और ये मिल्कीनेस क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, मिल्कीनेस क्या हो गई आपकी, डिसअपीयर हो गई, एक्सेस ऑफ SO2 वाटर पास करने पर, ठीक है। अगली रिएक्शन, एक पूरा फॉर्मेट ही है, अगर मैं SO2 का रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल तो बनता है, एडिशन रिएक्शन होती है SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड डायरेक्ट ऐड किया है एडिशन रिएक्शन। और अगर मैं इस SO2Cl2 ये कन्वर्जन के तौर पे पढ़ा रहा हूं,
इसका रिएक्शन अगर मैं व्हाइट फास्फोरस से करा दूं और हीटिंग करा दूं तो आराम समझना जरा। बोला उसने B+C बना और B बोला एक ऑक्साइड बना, ठीक है। अभी बात बताओ, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ से जो ऑक्साइड बाहर होगा SO2, अगर SO2 बाहर हो गया बचा क्या? अब क्लोरीन जब P4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? PCl5। क्या बनेगा? PCl5। C क्या बन गया? PCl5। समझ में आ रहा? अच्छा, फिर इस C का बोला वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे D बना। याद करिए PCl5 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा है। PCl5 की हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? फास्फोरिक एसिड। PCl3 से फास्फोरस एसिड बनता है। ये पूरा कन्वर्जन ले लिया। SO2 जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनेगा? SO2। देखो सेम रिएक्शन है पर यहाँ कैटलिस्ट नहीं डाला, ठीक है। SO2 जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, अब देखो KMnO4 मैग्नीज क्या है? +7 में है, +7, और मैग्नीज की हाईएस्ट ही होती है +7, यानी अब इसको ये +8 नहीं कर सकता, इसको घटाएगा ही, यानी इसको रिड्यूस करेगा। किसमें रिड्यूस करेगा? ये MnSO4 में। Mn क्या है? +2, और खुद सल्फेट में जाएगा किस फॉर्म में? H2SO4। ये सब आप तुम डी ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। SO2 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 आप खुद जाए। Mn +7 से कहां आया? +2 रिडक्शन। सल्फर +4 से कहां पहुंच गया? +6 ऑक्सीडेशन, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें रिड्यूस कर देता है। अगला यही सेम फॉर्मेट, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। अब आपको क्रोमियम क्या है? +6, थोड़ा डी ब्लॉक पढ़े तो और मजा आता। क्रोमियम यहाँ पे क्या है? +6, और क्रोमियम क्या औकात होती है +6 का? 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 लूज करके बैठा है इसका। अब SO2 इसको +7 नहीं कर सकता, यानी इसको घटाएगा ही। और क्या क्या बनता है? फिर वही बात हो जाएगा आपका, क्या? K2SO4, ये तो बनेगा ही बनेगा, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। अब आपको देखो यहाँ पे क्रोमियम निकालिए, एक सल्फेट पे -2 तो 3 सल्फेट पे -6 तो 2 क्रोमियम पे +6 तो 1 क्रोमियम पे +3। क्या कर दिया रिडक्शन? +6 से +3 लाया, और ऑरेंज रेड कलर ग्रीन कलर के कंपाउंड में चेंज हो गया। ऑब्जर्वेशन भी लिख रहा हूँ, ये ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड होता है, और ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड ये किस कलर में कंपाउंड चेंज हुआ? ग्रीन कलर के कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इतनी केमिकल रिएक्शन होती है किसकी? SO2 को एक फ्रेम में कवर किया जाता है, ठीक है। जरा इसको ऑक्सीजन फैमिली आप रिवाइज करो। मैं मेरा मोबाइल लगा है।
आता नहीं, नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करो, हमारी सेवा समाप्त हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाएगा हमारा, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी। यही सब आता है, यही सब आता है। कहाँ गया, कहाँ बैठा है वो देखो, समझ कहाँ से आवाज आ रही, ठीक है। तू यहाँ वहां क्यों गया रे? हाँ, मोबाइल चलाने गया। घर पे जमा होता तुम्हारा मोबाइल, लॉक वॉक लगा के आएगा, पापा खोल के देख लेंगे। चलो क्या क्या रखते हो भगवान में। अगला देखो, नेक्स्ट कंपाउंड है अपना सोडियम थायोसल्फेट। सल्फर का पहला कंपाउंड क्या कवर कर दिया हमने, SO2। अगला आपका सोडियम थायोसल्फेट। अभी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ लो। SO2 जो है ना, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, ठीक है, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग क्या होती है, कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देना, क्या कहलाता है, ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग में क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये ब्लीचिंग ऑक्सीडेटिव होती है या कि रिडक्टिव। भाई इधर तक कितना बात करता है रे, मुंह घुमा घुमा के मुंह में मुंह डाल देना उसके। तुम बोल पाओ ना वो बोल पाए, यही करना चाहते कर लो।
देखो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो SO2 वाटर जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट होता है। जब SO2 में हम वाटर ऐड करते हैं क्या बनता है? H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। यही जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन होता है ना, यही क्या करता है? कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। इसका मतलब जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हुई इसकी, वो हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से हुई या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये रिडक्टिव ब्लीचिंग कहलाती है। SO2 की ब्लीचिंग कैसी होती है? रिडक्टिव। ठीक है, अभी देखना क्लोरीन वाटर का पढ़ोगे तो वहां पे होती है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। ठीक है, क्योंकि कलर्ड मैटर कलरलेस हुआ बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये ब्लीचिंग कैसी हुई? रिडक्टिव ब्लीचिंग। ये ब्लीचिंग हो गई रिडक्टिव। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछेगा? एक्चुअली बेटा सुन लो, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग जो होती है ना, वो परमानेंट ब्लीचिंग होती है, बट रिडक्टिव ब्लीचिंग कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। यानी इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर से कलर बन जाएगा। लेकिन परमानेंट ब्लीचिंग क्या होती है? एक बार कलर्ड मैटर कलरलेस हुआ तो फिर उसमें दोबारा कलर आ ही नहीं सकता। ठीक है, बट रिडक्शन कारण जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट नहीं होती। कैसी होती है? टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है। ठीक है, तो रिडक्टिव ब्लीचिंग कैसी होती है? टेम्परेरी। ये दो बातें ध्यान रखना, ड्यू टू रिडक्शन ब्लीचिंग होती है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर ऑफ SO2 ये देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, आपने को पता है SO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक लोन पेयर होता है कुछ ये, और ये पता है कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये माइनस और ये प्लस, क्या ऐसे ही होगा? जस्ट लाइक ओजोन। अब जरा देखो यहाँ पे इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बताओ? इधर O माइनस आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्लस। ठीक है, इसका मतलब देखो नेगेटिव सिंगल डबल ना, इसके दो जो बनता है स्ट्रक्चर SO2 ऐसा बनता है ना, उसमें कुछ लोग गलत कर देते हैं स्ट्रक्चर इसका, यही होता है। अब यहाँ पे अब देखो बॉन्ड अगर क्या दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे अगर इसको तोड़ूंगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। ये इसका हाइब्रिड जरा बनाओ, कैसे बनेगा बताओ? SO सिग्मा बॉन्ड तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड। अब देखो माइनस चार्ज भी कितना है? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, टोटल माइनस, तो यहाँ -1/2 -1/2, एक ही माइनस है तो दो ऑक्सीजन में बढ़ रहा है, तो -1/2 का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो यहाँ डेल्टा प्लस +1, आधा आधा, -1 +1 खत्म, न्यूट्रल। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बताइए, तो इक्वल होगा क्योंकि रेजोनेंस हो गया। यहाँ जो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ को x मान लो, इसको y मान लो, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ y, दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर। अच्छा, जरा मैं बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछूं तो अगर मैं इधर का ये बॉन्ड पकड़ रहा हूं, इधर का ही ये बॉन्ड पकड़ना पड़ेगा, लेफ्ट वाला। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये सब क्वेश्चन लेना डायरेक्ट आ सकते हैं, अब लगेगा कि क्या कहां से पूछ लिया कि इन SO2 द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 1 1.5 0 ऐसे आप बना दीजिएगा। ठीक है, तैयार हो 1.5 स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपका। अब दूसरा जो कंपाउंड सल्फर का है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड जो अपने पास है, सेकंड कंपाउंड सल्फर का जो अपने को कवर करना है वो है H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। दो तरीके होते हैं इसको बनाने का, वो हम फ्लो चार्ट नहीं बताएंगे, जो आपके बुक बना है कि पहले आप देखो एक बॉक्स बना होगा, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन को नीचे से भेजा गया,
बराबर। फिर दिया गया होगा कैटालिटिक चैम्बर के पहले उसको देखो पहले वॉशिंग टावर में ले जाया गया होगा, नहलाया गया होगा SO2 फिर ड्राइंग टावर में ले जाया गया होगा, उसको सुखाया गया होगा, उसके बाद कैटालिटिक चैम्बर में ले जाके B2O5 के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाया गया होगा। ठीक है, वो सब खुद देख लेना, मैं सीधे रिएक्शन कवर करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस है इसका वो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाम पहली बात याद रखना कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, तो H2SO4। जैसे मैं पूछूं आपका पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, किसी को याद है? पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस किसका मैन्युफैक्चर? पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस नहीं बेटा, अमोनिया नहीं, नाइट्रिक। अमोनिया था हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया क्या था? हैबर्स प्रोसेस। पोस्ट वर्ल्ड था क्या? नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन क्या होती है? होता क्या है आपका देखिए, हम यहाँ पे पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज कराते हैं किसमें? SO2 में। ठीक है, SO2 में ऑक्सीडाइज कराते हैं। ठीक है, तो साइलेंट रखा करो मोबाइल, इसका बच गया ना उसको बजा दूंगा, बात समझा ना? हाँ, उस बात ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, मोबाइल बजा फिर सबमिट करा दूंगा। ठीक है, बजना चाहिए, केवल मेरा बजना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। मेरा बचता ही नहीं, तो पता है उठाएगा। S+O2 क्या? SO2 ये बन गया पहले स्टेप में। अब आप डायग्राम को देखते रहिए। आप पहले आप देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो पहला चैम्बर होगा बेटा वहां देखिए सल्फर S8 के ब्लॉक्स रखे गए होंगे उस चैम्बर में, और नीचे से हॉट एयर ऑक्सीजन जा रही हो। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? एयर ऑक्सीजन जा रही है अंदर, इसका मतलब बेटे उस चैम्बर में ये वाली रिएक्शन हो रही है, बराबर। अब क्या होगा, इसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, ये बहुत ध्यान समझना। ये SO2 और फिर ये O2 ये कंबाइन करते हैं वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? SO3 में। बट इस रिएक्शन को कराने से पहले हमको इंश्योर करना पड़ता है कि SO2 जो है उसमें कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, ये जो बना है इसमें कोई इंप्योरिटी तो नहीं है। इसलिए क्या करते हैं देखो, उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को ले गया होगा मैं वॉशिंग टावर में, ऊपर देखो SO2 नहलाया जा रहा होगा, हाँ शावर ऑन है, नीचे नहा रहा है SO2 आराम से। ठीक है, फिर जो उसमें इंप्योरिटी होगी वो क्या होगी? धुल जाएगी। ठीक है, नीचे निकल जाएगा। उसके बाद देखो तौलिए से पोछा जा रहा होगा, ड्राइंग टावर में आया होगा। ठीक है, तो सूख रहा होगा SO2। ठीक है, इंप्योरिटी दूर। उसके बाद भी उसको देखो एक प्यूरिफायर में डाला गया होगा, हीटर। ठीक है, और भी हीट करेंगे भैया, और कुछ अगर ऐसी इंप्योरिटी है जो वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो भी SO2 में से क्या हो जाए? निकल जाए। उसके बाद उसको कैटालिटिक चैम्बर में डाला गया होगा, बराबर। आई होप तुमको डायग्राम में समझ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, SO2 अब कैटालिटिक चैम्बर में ये रिएक्शन हो रही है, SO2 जो प्योर हो चुका है उसको O2 के साथ रिएक्ट कराना है वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्या बनता है? SO3। अब इस SO3 को हम H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं। देखिए चैम्बर होगा जहां पे ओलियम बन रहा होगा। ठीक है, अब ये जो SO3 बना है कैटालिटिक चैम्बर में, उसको हम H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है H2O7। H2 4 और 3 7, इसको बोलते हैं ओलियम या बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आज हम बात करेंगे इन सब स्ट्रक्चर की। ठीक है, ओलियम बन गया। अब ओलियम को जब हम डाइल्यूट कर देते हैं वाटर डाल के, इसमें H2O डाल देते हैं तो बन जाता है H2SO4। अब आपको रिएक्शन दिखा दूं, कुछ ऐसा है। ओलियम जो होता है कुछ ऐसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर निकालता हूं, हालांकि आज भी पढ़ाता वैसे आपको। ठीक है, 3 3 6 7 ओलियम है। जब इसके हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये माइनस ये प्लस, पानी का H प्लस इधर, पानी का OH माइनस इधर। ठीक है, अब फिर इसको भी तोड़ देंगे। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट माइनस और प्लस में, पानी का H प्लस इधर, पानी का OH माइनस इधर। क्या इधर से H2SO4 बनता दिख रहा है भाई? H2SO4 का स्ट्रक्चर यही तो होता है ना, ये देखो इसको H2SO4 बोलते हैं, ये बन गया। इसे जब ओलियम को हम डाइल्यूट करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? H2SO4। और यहाँ से जो H2SO4 बनता है वो 98% तक प्योर बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या क्या याद रखोगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है? H2SO4। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या होता है? B2O5। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले H+O2 से SO2 बनाया, फिर SO2 में मौजूद जितनी भी इंप्योरिटी उसको निकालने के लिए उसको पहले हमने
वॉशिंग टॉवर में डाला, फिर ड्राइंग टॉवर में डाला, फिर हमने प्यूरिफायर किया, हीटर से हीट किया, उसके बाद वो कैटालिटिक चैम्बर में ले गया और ये रिएक्शन करा के क्या बना दिया, SO3। फिर SO3 को हमने ओलियम में पास करा दिया, अपना H2SO4 में पास कराया, क्या बन गया, ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर ओलियम को हाइड्रोलाइज करके क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। समझ में आ गया। दूसरा है अपने पास लेड चैम्बर प्रोसेस। दोनों ही इंडस्ट्रियल मेथड है H2SO4 को बनाने की, ठीक है। सेकंड है अपने पास लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर का कैटलिस्ट पूछा था आपसे, और लेड चैम्बर की रिएक्शन उससे भी आसान। इसमें क्या होता है, हम SO2 और O2, आई होप अब समझ आ रहा था ये SO2 तुमने कैसे बनाया होगा, S + O2 SO2, ठीक है। या फिर आयरन सल्फाइड की रोस्टिंग से भी बना सकते हो। इसको आप मिलाइए तो क्या बनता है, SO3। बट यहाँ कैटलिस्ट याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है लेड चैम्बर का। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। और अपने को पता है ये गैस है, ये गैस है, और ये कैटलिस्ट भी क्या है, गैस है। इसलिए ये एग्जांपल होता है, दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिसिस। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है तो ऐसे कैटलिसिस को होमोजेनस कैटलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ क्या, रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट भी गैस था। जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस, क्योंकि SO2 और O2 गैस थे बट B2O5 सॉलिड होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो अब ये बन गया SO3। इसके बाद क्या करना है आपको, बस इसी SO3 में वाटर डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, बन जाएगा H2SO4। ये हो गया लेड चैम्बर, एकदम आसान है, ठीक है। बस कैटलिस्ट याद रखिए लेड चैम्बर का क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉन्टैक्ट का B2O5। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, ठीक है। एक्चुअली H2SO4 जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। रीजन क्या होता है, आपको पता है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। और कोई भी, आज ही हमने बताया, कोई भी एलिमेंट जब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सल्फर की हाईएस्ट क्या होती है, +6, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं, ठीक है। इसका तो 6 के 6 पूरे लूज करके बैठा है सल्फर। अब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, यानी खुद को अब सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है। इसका मतलब क्या कर, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा वाटर को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, कहीं से वाटर को निकाल देता है। तो अब चलिए इनकी केमिकल रिएक्शन को कवर करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसका रिएक्शन में MX से कराऊं, अब ये MX क्या होगा बेटा, NaCl KCl, समझ रहे हो ना, यानी क्या, प्लस माइनस ऐसे होंगे। अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये जो X होगा क्या बन जाएगा आपका, MHSO4 प्लस HX। इसका एक H यहां चला जाएगा और ये M क्या हो जाएगा, पाई सल्फाइड। आप देखो NaCl अगर मान लो क्या बनेगा, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, सल्फेट प्लस HCl, समझ पा रहे हो क्या। और लेकिन अगर मैं मान लो मैं एल्कली मेटल का हैलाइड ले लूं, तो ये तो MX क्या है, एल्कली मेटल, और अगर मैं MX2 ले लूं तो बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड, तब तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। क्या बनेगा बताओ, M2SO4 साथ में क्या, HX। कुछ समझ में आ रहा रिएक्शन, ये तो कोई मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। H2SO4 प्लस दे दिया आपको, मान लीजिए MgCl2, ठीक है। बताइए क्या बनेगा, ये दोनों H यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा क्या बनेगा, MgSO4 प्लस 2HCl। आप समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है। और NaCl में क्योंकि एक ही, अगर मैं H2SO4 प्लस NaCl लूंगा, भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Mg+2 था और ये 2Cl माइनस में टूटता था, बराबर। अब अगर मुझे Mg+2, इसको कैसे तोड़ूंगा, 2H प्लस SO4 -2, तो ये 2H प्लस 2Cl माइनस के साथ
2HCl और SO2 माइनस में Mg+2 MgSO4। जबकि यहाँ पे क्या है, ये कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, एक ही प्लस है, मुझे इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये Na किसके साथ, HSO4 के साथ, NaHSO4 HCl। आपको समझ में, ठीक है, ये हो गया, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड, ये है एल्कली मेटल के हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला, कार्बन के साथ जब H2SO4 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो कार्बन यहाँ पे है 0, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाई ऑक्साइड में और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 और वाटर में। जब भी H2SO4, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ये प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं, ध्यान रखना, जब भी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो खुद रिड्यूस होता है SO2 और वाटर। कैसे, देखिए ये सल्फर क्या है यहाँ +6, SO2 में सल्फर क्या होता है +4, तो खुद रिड्यूस हुआ ना, बात समझ में आ रहा है क्या। तो जब भी रिड्यूस होता है तो SO2 वाटर में रिड्यूस हो जाता है, और कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बन डाई ऑक्साइड में H2SO4। C12H22O11, दिस इज कॉल्ड सुक्रोज। यहां से क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसको बोलते हैं चारिंग ऑफ सुक्रोज। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, चारिंग ऑफ सुक्रोज। मतलब H2SO4 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और यहाँ से जितने पॉसिबल वाटर होंगे सबको निकाल डालेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से 11 वाटर निकल सकते हैं, केवल बचेगा क्या, कार्बन। इसलिए ये क्या है आपका शुगर, जो घर पे आप शुगर खाते हो उसका फॉर्मूला है। तो अगर सारे वाटर निकल गए तो क्या, केवल क्या बचा शुगर में, कार्बन, और कार्बन का कलर क्या होता है, ब्लैक। आपकी जो शुगर है वो काली पड़ जाती है H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि सारे वाटर एलिमिनेट हो जाते हैं वहां से। ये एक्शन क्या है इसका, डिहाइड्रेटिंग एक्शन, इसको चारिंग ऑफ सुक्रोज भी, ठीक है। अगला रिएक्शन देखिए, Ki के साथ रिएक्शन। अब आयोडीन -1 है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में, इसमें ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, और खुद किसमें रिड्यूस होता है, SO2 और वाटर। हालांकि SO2 में होता है, साथ में वाटर लिखते हैं क्योंकि H2 भी था ना, ठीक है। तो ये देखिए -1 से क्या 0। देखो ओजोन ने भी यही काम किया था, अगर आपको याद, तो आपको अगर पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना, कौन किसमें ऑक्सीडाइज होता है, तो हर ऑक्सीडाइजिंग सेम काम कर रहा है। अगर देखो कार्बन को CO2 में, Ki आयोडीन में, H2S हमेशा ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में। कुछ ये याद कर लो कि H2S हमेशा ऑक्सीडाइज होता है किसमें, सल्फर में। आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है, आयोडीन किसमें, आयोडाइड किसमें आता है, आयोडीन में। जितने मेटल सल्फाइड होते हैं वो सब मेटल सल्फेट में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा पैटर्न है, सब एक तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। फिर I2, ये अब यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है यहाँ पे, ये है ना, I को ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस होगा। ये क्या था, इसका डिहाइड्रेटिंग बिहेवियर था, है ना, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन ये कर रहा था आपका, और ये भी ऑक्सीडेशन था इसका। अगला देखिए, सल्फर के साथ रिएक्शन। अब सल्फर यहाँ क्या है 0, अब 0 से बढ़ा के इसको किसमें कर देगा, SO2 में और वाटर। अब देखो क्या हुआ, सल्फर 0 से +4, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अगला देखिए, PCl5 के साथ रिएक्शन, ये क्या बना देगा आपका, SO2Cl2 प्लस POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन में पढ़ रखा है, कहाँ पे, नाइट्रोजन फैमिली में, क्योंकि H2SO4 का बेटा फॉर्मूला ये होता है। देखो H2SO4 क्या होता है ये, और आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी PCl3 या PCl5 आते हैं तो OH ग्रुप को हटा के हैलोजन लगाते हैं। इसका मतलब जब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन PCl5 से कराऊंगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, क्या बनेगा, Cl और Cl, इसी का नाम है SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। साथ में POCl3 या HCl, या कुछ लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे H3PO4, क्योंकि POCl3 याद करो फर्दर क्या हो गया था, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो गई थी। POCl3 होता है, ये जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है क्या, HOH 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 HCl 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 POOH POOH POH H3PO4।
बस सब सिखाया है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। या तो ये लिखा मिलेगा या डायरेक्ट ये लिखा मिलेगा, ठीक है। बस खत्म। कितनी रिएक्शन है आपकी किसकी, H2SO4, ठीक है। अच्छा एक दो मैं एडिशनल बता दूं, मान लो आपको फॉर्मिक एसिड दे दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया, ये तुमने पढ़ा होगा कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, डिहाइड्रेटिंग एक्शन, ठीक है। तो अगर कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए, उसके सामने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा जाए या P2O5 प्लस बीटिंग लिखा जाए, इसका मतलब डिहाइड्रेशन करता है। तो फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट करिए जरा, वाटर निकालने का प्रयास करिए, क्या ये होगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये बन जाएगा डिहाइड्रेटिंग एक्शन। ऑक्सैलिक एसिड दे दिया, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, ठीक है, इसके सामने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो मैक्सिमम वाटर निकालिए, मुझे लगता है एक ही वाटर निकलेगा यहाँ से, क्या बचेगा, CO2 और CO, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, CO2 प्लस CO प्लस वाटर। ऑर्गेनिक में पढ़े होगा इसलिए मैं यहाँ नहीं, समझ में आ गया। ये हुआ H2SO4 की प्रॉपर्टी। अब अगला जो कंपाउंड है सल्फर का, वो है सोडियम थायोसल्फेट। देखिए नेक्स्ट है आपका सोडियम थायोसल्फेट। पहला कंपाउंड पढ़ा है SO2, दूसरा H2SO4, तीसरा सोडियम थायोसल्फेट जिसको हम हाइपो भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कंपाउंड है सल्फर का सोडियम थायोसल्फेट, उसका नाम क्या है, सोडियम थायो। अभी ये सब शायद आपके बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के स्कोप में नहीं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट। अब इसका एक हाइड्रेटेड फॉर्म होता है जिसको हम हाइपो भी बोलते हैं, जो फोटोग्राफी में यूज होता है। तो बहुत हो जाता है कि फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड एज अ फिक्सर यूज होता है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट, और वो फिक्सर क्या बनाता है, सोडियम अर्जेंटोथायोसल्फेट, उसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट इसका एक हाइड्रेटेड फॉर्म होता है Na2S2O3.5H2O, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपो। कभी कभी डायरेक्ट पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग इज हाइपो, ठीक है, फार्मूला याद रखो, सोडियम थायोसल्फेट .5H2O इज कॉल्ड हाइपो। अब आता है सोडियम थायोसल्फेट को बनाते कैसे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला एकदम आसान प्रिपरेशन है क्या, केवल सल्फर का रिएक्शन हम सोडियम सल्फाइड के साथ कराते, तो इससे आसान रिएक्शन दिखने में नहीं आए। Na2 ये S और ये S, S2O3 बन गया, ठीक है, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सल्फर का जब हम एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3। जैसे देखो सल्फर यहाँ क्या है, 0, सोडियम सल्फाइड में सल्फर क्या होता है, -2, ये 3 ऑक्सीजन पे -6, 2 सोडियम पे +2, -6 +2 -4, 2 सल्फर पे +4, 1 सल्फर पे +2, बराबर ना। अरे ऑक्सीडेशन नंबर, 2 सोडियम +2, 1 सल्फर आपका -2, यहाँ सल्फर -2, 2 सोडियम पे +2, 3 ऑक्सीजन में -6, -6 +2 कितना, -4, सल्फर पे क्या होगा +4, और 2 सल्फर पे +4 होगा, 1 सल्फर पे कितना +2, एक एटम में जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +2। एक बात बताओ, सल्फर का एल्कली के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट बना, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन की खुशबू आ रही है, 0 से -2 रिडक्शन, 0 से +2 सल्फर ऑक्सीडेशन, दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ आ रहा है क्या, चलिए तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आयोडीन का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, जो ये बना इन्हीं के साथ, Na2S प्लस Na2SO3 इसके साथ कराते हैं, सोडियम सल्फाइड प्लस इसके क्या बन जाएगा, NaI प्लस सोडियम थायोसल्फेट। ज्यादा रिएक्शन अगर बोलो इंपॉर्टेंट है तो सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेशन,
और चाहे नीट हो या जेई उनको डिसप्रपोर्शनेशन बहुत पसंद, तो उसी को पूछते हैं ज्यादातर। तो सल्फर प्लस NaOH, Na2S और Na2S2O, बाकी ये तीनों रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में तीनों। चलिए अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले इनका सबसे अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है, इनके स्ट्रक्चर को लेकर पूछा जाता है कि इनमें कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं, और सल्फर का, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। अब होता क्या है, देखो अगर मैं नॉर्मली ऐसे निकालूं तो कैसे निकालोगे, Na2S2O3, अपने को एवरेज नहीं पूछा गया, दोनों सल्फर का इंडिविजुअल पूछा गया है। एक होता है एवरेज, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, इनको सल्फर का निकालना है, हमको पता है सोडियम +1 होता है, तो 2 × +1, इनको मान लिया 2x + 3 × -2 = न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0, ठीक है। तो 2 + 2x - 6 = 0, 2x - 4 = 0, 2x = 4, x becomes equal to 4/2 यानी +2। तो अब ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसा करने से तो क्या लगेगा कि हमने सल्फर को x तो माना था, इसका मतलब 2x है, तो अगर x क्या है आपका 2 है, इसका मतलब क्या सल्फर +2 है। ये आया एवरेज, ये क्या निकाला है एवरेज, दोनों सल्फर का मिला, ठीक है। अपने को पूछा दोनों सल्फर का इंडिविजुअल, ऑप्शन जो बनाएगा मैं वो बता रहा हूं, कैसे ऑप्शन बनाएगा वो भी देख लो, ठीक है। +2 - 2 -2 +2 +6 -2 +4, ऐसे ऑप्शन बना देगा कि दोनों सल्फर का स्टेट क्या हो। आराम से देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर बना के आप ट्रिक सुनो। अगर थोड़ी देर समझो, क्या अगर मैं इसको H2 मानूं और SO4, थोड़ी देर इसको H2SO4 तो मानो, उसी में तुमको इसका स्ट्रक्चर याद करना सिखाऊंगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, आराम से देखना जरा। H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, बराबर, आराम से। अब इसका अपने आप बना लो, कुछ ऐसे फील लो ना, इसको H2 कर दिया, ये S रहा, O3 को O4, यही था। अब बताए हमारे पास 2 सोडियम है, एक सोडियम यहां लगाओ, लगाया, एक सोडियम यहां लगाओ, लगाया। अब क्या एक सल्फर है और कहां लगाया, इसको हटाओ, सल्फर लगाओ, ये स्ट्रक्चर सोडियम थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहां से आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं। आपने को पता है कि जब भी हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के जब एटम होते हैं ना, उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे -1, जो कम होता है उस पे +1। माना कि बी ज्यादा, समझ लो बात को, ए और बी डबल बॉन्ड बी है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड तोड़ा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन था, बी, कितने बॉन्ड तोड़ा, 2, तो यहाँ -2, यहाँ +2। अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -3, ये +3, ये बात दिमाग में रखो। आओ जरा, सल्फर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, ये बॉन्ड तोड़ूंगा -1 +1, ये बॉन्ड तोड़ूंगा -1 +1, और यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा -2 +2 +2, 1 और 1 +4, ठीक है। ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया, यहाँ दिया ना +4, ठीक है, बट अभी भी गलत है। यहाँ तक पहुंच जाते हो, तो रीजन क्या होता है, बहुत गलत पढ़ाया जाता है कि ये सल्फर और ये सल्फर क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सल्फर और सल्फर दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो बच्चे क्या करते हैं, ये बॉन्ड को नहीं तोड़ते, ठीक है। अब जरा इसकी केमिस्ट्री समझो, ये सल्फर का हाइड्रोजन बताओ कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, यानी ये सल्फर sp3 हाइब्रिड है क्या, बराबर। और देखिए सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, ये सल्फर पे 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा है। 1 सिग्मा, 2 लोन पेयर, अरे भाई यहाँ पे लोन पेयर कहाँ है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 से बॉन्ड बना के बैठा है, और हाइड्रोजन में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट किए जाते हैं, तो 1 2 पाई बॉन्ड काउंट नहीं किया, 1 2 3 4, बीच वाला सल्फर क्या है, sp3। अब इसका जरा गिनो, 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी z फैक्टर 3 हो गया, इसका मतलब दिस सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब थोड़ा ऑर्गेनिक को याद करो, ठीक है, sp2 sp3 sp, परसेंटेज h कैरेक्टर 33.33, 25% और 50%। और अपने को पता है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। यानी जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये है sp2, ये सल्फर sp2, ये सल्फर sp3। sp3 में एस कैरेक्टर, sp2 में एस कैरेक्टर, क्या इसका मतलब इस सल्फर में एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ भी बॉन्ड टूटता है। बात समझा ना। और दो बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे क्या दूं, -2, जो कम +2। अगर ये सल्फर की नो +1 +1 +2 +2 +6 और ये सल्फर -2। ये समझा ना। कि सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बार आया हो, क्योंकि ये वाला बॉन्ड लोग तोड़ना ही पसंद नहीं करते। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इतने में, इनकी प्रॉपर्टी कवर कर देता हूं। आइए जरा इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। गिनती की 4 रिएक्शन जो याद रखना है बस सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 सबसे पहली रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। जो ये फोटोग्राफी में क्यों यूज होता है, क्योंकि ये फोटोग्राफी में एक फिक्सर बनाता है AgBr के साथ रिएक्शन करने के बाद। जो बातें बताओ ध्यान सुन ले। AgBr के साथ जब रिएक्शन करता है फोटोग्राफी में, कैमरे में ये यूज होता है AgBr फिक्सर के तौर पे। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछ लेगी फोटोग्राफी में क्या यूज होता है तो अगर AgBr दिख रहा है वो भी ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन गायब है, सोडियम क्या है थायोसल्फेट, ये ऑप्शन है। और फिक्सर क्या होता है उसका आंसर लिखने चल रहा हूं, ठीक है। तो जब ये इसके साथ AgBr के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। उसका फॉर्मूला होता है Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस साथ में NaBr। इससे मतलब नहीं, इसको याद कर लेना बिल्कुल। यही कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में एज अ फिक्सर काम करता है। इसका नाम है सोडियम, पहले कैटायन का नाम अर्जेंटो थायोसल्फेट। This is used as a fixer in photography। ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्सर इन फोटोग्राफी का क्या होता है, फिक्सर का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, ठीक है। और यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेट क्या होता है +1, ठीक है। चलिए अगला बेटा, जो फोटोग्राफी में पहले के समय में जो फोटोग्राफी होती थी उसको जो रील लगती थी ना उसको बाद में साफ करते थे तब आपको फोटो मिलती थी, बराबर AgBr का, तब के समय की बात है। अभी तो ये सब का काम नहीं होता, ठीक है, वो पुराने समय की बात है, बट वही केमिस्ट्री चलता आ रहा है अभी तक। अभी सारी चीजें डिजिटल हो गई। आगे देखो, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइपो का रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइपो का रिएक्शन क्या बनता है, सिल्वर थायोसल्फेट सिर्फ एक्सचेंज कर रहा हूं, दोनों सिल्वर को यहां ले गया तो Ag2H2O3। आप समझदार हो, NaNO बराबर है कि नहीं। अरे रिएक्शन याद करेगा, ट्रिक भी दिमाग बैठाया करो। अगर ये बन रहा है इसका मतलब दोनों सिल्वर कहां चले गए, Na की जगह Ag2H2O3। इसका नाम सिल्वर थायोसल्फेट, इसका नाम क्या होता है सिल्वर थायोसल्फेट। अरे अगर ये सोडियम थायोसल्फेट था तो वहां सिल्वर आ गया तो सिल्वर थायोसल्फेट। इनके बारे में एक बात ध्यान रखना, ये व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको तुम पानी में डालोगे ये काले पड़ जाते हैं, Ag2S बन जाता है और सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी होता है। सारी बातों को ध्यान रखना, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। तो जब आप सोडियम थायोसल्फेट को ट्रीट करते हो किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट या ल्यूनार कास्टिक के साथ, तो यहाँ दोनों सिल्वर यहाँ आ गए, Ag2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो जब इसको पानी में डालते हो, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, इसमें पानी में डालते हो, ये इसका व्हाइट कलर किसमें होता है, ब्लैक कलर। इसमें पूछेंगे A B C है क्या, ठीक है। तो A है सोडियम थायोसल्फेट, B है सिल्वर थायोसल्फेट, C है Ag2S।
इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन इसकी रिएक्शन विद I2 के साथ ये बनाता है NaI प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6। क्या बनाया आपका सोडियम आयोडाइड, याद कर लेना ये रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। तो कुछ चीजें बेटा याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइपो का रिएक्शन I2 से क्या बनेगा NaI प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। ठीक है, अगली रिएक्शन क्लोरीन के साथ, इसकी रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ, एक्चुअली सोडियम थायोसल्फेट को एंटी क्लोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंटी क्लोर। एक्चुअली क्लोरीन चोर होता है, क्लोरीन को चोरी करता है, इसलिए इसको एंटी क्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपो इज आल्सो कॉल्ड एंटी क्लोर। ध्यान रखना है मुझे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी क्लोर, तो हाइपो ऑप्शन जाएगा। ये क्लोरीन को चुराता है, क्लोरीन का चोर होता है, इसलिए एंटी क्लोर बोलते हैं। ठीक है, बनता क्या है NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, क्लोरीन को चुरा लिया। ठीक है, एंटी क्लोर होता है कौन हाइपो आपका। ये हो गया आपका हाइपो से रिलेटेड सारी कहानी। बाकी का डिस्कशन आज के लिए इतना ही। 9:30 तक ही लेक्चर था ना।